Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry, and today we are going to deal with a very important topic from chapter electrochemistry, and today's topic is electrochemical series. So let us begin with this chapter, this topic from this chapter electrochemistry. तो हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती क्या है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट अस मूव ऑन टू दिस टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है क्या, वो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बेसिकली है क्या, ये जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, मेटल्स हैं। जब इन एलिमेंट्स को या इन मेटल्स को या इलेक्ट्रोड्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यानी आप एक लिस्ट बनाएंगे इलेक्ट्रोड्स की और उनके सामने उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। सबसे ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू छोटी होंगी, फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी लिखी जाएगी, फिर उससे ज़्यादा, और करते करते हम सबसे नीचे उस इलेक्ट्रोड को लिखेंगे जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, यानी फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ये जो जब आप इस तरह से पूरी एक सीरीज़ बनाते हैं, पूरी लिस्ट बना देते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं और आपने पूरी मेटल्स की लिस्ट बना दी। लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपने बना दी। क्या, किसमें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो पूरी लिस्ट बनेगी इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, और सबसे सीरीज़ में सबसे नीचे जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो ध्यान रखिए कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने एक जगह हाइड्रोजन को भी लिया है। ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, नीचे पॉजिटिव वैल्यूज़ है, और उससे बीच में कहीं पे क्या हमने रखा है, हाइड्रोजन को रखा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। हमने यही देखा है कि हाइड्रोजन के मुकाबले जो रिडक्शन कर पाते हैं, ज़्यादा रिडक्शन करते हैं, वो नीचे लिखे गए हैं, और हाइड्रोजन के मुकाबले जो रिडक्शन कम टेंडेंसी से करते हैं वो इसके ऊपर लिस्ट में लिखे गए हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, इसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, हम सीधे इसके इसके एप्लीकेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखकर हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या है, टू प्रेडिक्ट वेदर मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड और नॉट। अब देखिए नॉर्मली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो ये कि कोई भी मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है स्टूडेंट्स, वो हाइड्रोजन। तो ये जर्नल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं 10th में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन सारे ऐसा नहीं करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, हमने यहाँ पे पूरी लिस्ट अभी हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखकर आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, कौन नहीं बना पाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि वो सारे के सारे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। अब देखिए हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसकी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसकी वैल्यू जो है वो 0 है ना। तो सारे के सारे मेटल जो यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं वो क्या करते हैं, दे डिस्प्लेस वो क्या करेंगे, दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड, वो ऐसा कर पाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे हैं, यानी हम कहें कि जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान एक और भी रखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो सारे के सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और वो सारे के सारे जो यहाँ पे इनके नीचे रखे हैं लिस्ट के अंदर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि वो सभी मेटल्स, वो सभी इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, लेकिन जो इस सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे मौजूद हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से यहाँ पे हमने जिंक लिया है।
जिंक की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। एंड ऑफ कोर्स रिएक्शन लिखा है हमने कि जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। इसका मतलब जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा जिंक। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कॉपर का। कॉपर जो है वो रिएक्शन कर रहा है किससे, डाइल्यूट एसिड से, और कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी ही नहीं। कारण क्या है, कारण ये है कि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है। अब इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करेंगे, और जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो ये पहली एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हाइड्रोजन निकालेंगे जब वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, वो सभी इलेक्ट्रोड्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेंगे डाइल्यूट एसिड से, और जिनकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या है, पॉजिटिव है, वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे कंसेप्ट पे। वो हमारे पास क्या है, टू प्रेडिक्ट एनोड एंड कैथोड। अब देखिए जब हमने एक सेल बनाना होता है स्टूडेंट्स, तो हमें चाहिए होता है कैथोड, एक हमें चाहिए होता है एनोड, है ना। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो और दूसरा इलेक्ट्रोड वो जिस पे रिडक्शन हो। तो ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखकर कैसे पता कर सकते हैं भाई कि दो इलेक्ट्रोड जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से एनोड कौन सा बनेगा और कैथोड कौन सा बनेगा, है ना। तो ये जानते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज एनोड। वो सारे के सारे मेटल्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो एनोड बनेंगे, और जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो बनेंगे कैथोड, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर मैं देखिए आपको बताऊँ तो आप यहाँ से भी इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना। तो जितने भी जो हमने यहाँ पे लिखे हैं इलेक्ट्रोड्स, ऊपर इनकी वैल्यू नेगेटिव है, इनकी वैल्यू कम है ना, और बीच में फिर हाइड्रोजन जीरो के साथ है, और फिर नीचे जो लिखे हैं हाइड्रोजन से उन सभी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया है कि वो सारे मेटल जो कि जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो क्या बनेंगे, एनोड बनाएंगे, यानी वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, और जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी वो कैथोड बनेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे तो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं एक सेल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं लेता हूँ जिंक, और जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट, है ना। और दूसरा मैं इलेक्ट्रोड लेता हूँ वो है कॉपर, और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, +0.34 वोल्ट। तो मैं एक सेल बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं जिंक का उपयोग करना चाहता हूँ और साथ में कॉपर का यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मैं किसको एनोड बनाऊँ और किसको कैथोड बनाऊं। तो ध्यान रखिए जिंक की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की कम है, वैल्यू कितनी है, -0.76, और कॉपर की ज़्यादा है। तो हमारा रूल क्या है कि भाई जिसकी वैल्यू कम होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वो बनेगा एनोड, वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, और जिसकी वैल्यू होगी ज़्यादा वो बनेगा कैथोड, उस पर होगी रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो एनोड का काम करेगा, और दूसरा जो है वो कैथोड का काम करेगा। कॉपर यहाँ पे दैट विल एक्ट एज कैथोड, और दूसरा क्या कैसे काम करेगा, that will act as anode। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन पे, तीसरी एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, और वो है टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें सेल की ईएमएफ अगर पता करनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इंपॉर्टेंट है ये भी देखिए, हमारे पास क्या है नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखिए ईएमएफ कैलकुलेट करने के हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है, ई नॉट सेल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन, यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड दिया है सिल्वर का, और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी दी हुई है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वैल्यूज़ होती हैं एक्चुअल में क्या होती हैं, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे सिल्वर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है 0.80 वोल्ट, और दूसरा सेल यहाँ पे क्या दिया, निकल दिया हुआ है, तो निकल की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है 0.25, है ना। तो आप दोनों की वैल्यूज़ देख के बता सकते हैं कि कौन यहाँ पे जो है कैथोड का काम करेगा और कौन यहाँ पर जो है वो एनोड का काम करेगा। तो कैथोड हमेशा मैंने आपको बताया था, एनोड वो जो कैथोड की तरह काम कौन करता है जिसकी वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या होती है, इसकी वैल्यू कम होगी वो काम करेगा एनोड की तरह, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो काम करेगा कैथोड की तरह। तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा किसकी है 0.80, यानी कि सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा है तो ये किसका काम करेगा कैथोड की, और कम किसकी है हमारे पास निकल की 0.25, तो ये किस तरह काम करेगा एनोड की तरह। तो ई सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये हो जाएगा 0.80 प्लस, यानी कि माइनस अगर हम करें यहाँ पे तो दिस विल बी 0.25, और वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.05, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। तो ये हम लोग EMF कैलकुलेट करते हैं कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसी को हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं इससे यहाँ पे कि हमारे पास दो सेल यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला सेल हमारे पास कौन सा है, ये सिल्वर का है, Ag का है ना, और दूसरा सेल कौन सा है निकल का। तो दो हमने लिए यहाँ पे। अब देखिए निकल है और सिल्वर है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हुआ इसका तो इससे यहाँ पे हमको देख पाएंगे। तो ये हमारे पास है, ये देखिए ये रहा हमारे पास सिल्वर और हमारे पास ये रहा हमारे पास निकल, है ना। तो निकल की वैल्यू जो है वो -2.5 है, ध्यान रखिए मैं इसको यही समझाना चाह रहा था आपको यहाँ पे कि ये वैल्यू जो है वो ये कैसे आई, है ना। तो जो हमारे पास अब जो ये सिल्वर है, सिल्वर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कितनी है 0.80 वोल्ट है, ठीक है। और जो हमारे पास निकल है उसके लिए वैल्यू हमारे पास कितनी है -0.25 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ये कैसे काम कर रहा है, दिस इज ई कैथोड माइनस ऑफ एनोड। अब एनोड की वैल्यू जो है निकल की वैल्यू कितनी है -0.25, ये वैल्यू आ रही है ना। तो दोनों क्या होंगे, ये 0.80 ये कैथोड है और एनोड क्या है निकल, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है -0.05, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.05 वोल्ट। तो इस तरीके से हम EMF भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स किसी की भी, और वो हमारे पास क्या होती है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलिए चौथी हम लोग इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं, और यहाँ पे पता करना हमने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको ढूंढने हो तो आप किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेटल्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है ना, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करते हैं। और हमारे पास क्या है, जो मेटल्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है, हायर वैल्यूज़ वाले कौन से हैं, जिनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव है सारे के सारी। तो ये जितने भी पॉजिटिव वैल्यू वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव है और वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल की, वो उतना ही अच्छा जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 5वें पे, और वो हम ये करेंगे कि वेदर ए मेटल कैन और कैन नॉट डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। तो हमारे पास सपोज करो, मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि क्या आप कॉपर को आयरन सल्फेट, कॉपर के बर्तन में आयरन सल्फेट रख सकते हैं, या क्या आप चांदी के चम्मच से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को स्टर कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना। तो हमेशा होता क्या है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखकर भी क्या ये पता कर सकते हैं कि भाई कोई मेटल जो है वो डिस्प्लेस होगा या नहीं उसके सॉल्ट में से। तो वो आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अब देखिए इसमें क्या बताया, अ मेटल विच इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मेटल प्रेजेंट इन सॉल्ट सोल्यूशन कैन डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, है ना। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि अगर हम रिएक्शन कराएंगे जिंक की किसके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर,
लेकिन अगर हम रिएक्शन कराएं कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि जिंक को अगर कॉपर सल्फेट, अब यहाँ कॉपर सल्फेट में क्या है, जिंक तो मेटल है लेकिन कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। इस सॉल्ट में क्या है, कॉपर है ना। तो जिंक जो है वो कॉपर को हटाकर वहाँ पे क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को बाहर डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, लेकिन कॉपर ऐसा नहीं कर पा रहा। अभी इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से समझते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं। इसको सिंपल समझिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप जिंक देखेंगे तो जिंक यहाँ पे कहाँ मौजूद है, ये रहा जिंक। जिंक जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ है और वैल्यू कितनी है, -0.76। इसका मतलब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये है कॉपर, और कॉपर की वैल्यू कितनी है, +0.34। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो मेटल है वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से तब डिस्प्लेस करेगा अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी और सॉल्ट में जो मेटल मौजूद है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ये उल्टा कर दोगे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे जिंक देखिए, जिंक की इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, कम है, -0.76। इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है ना। और ये कॉपर जिसकी इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो हमारे पास कम ज़्यादा है, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक जो है वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से निकाल देगा, लेकिन अपोजिट जो है ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपल कंसेप्ट क्या है, कोई भी मेटल अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मौजूद है तो वो उससे नीचे मौजूद मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये रिवर्स ट्रू नहीं है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 5वीं, टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी अभी यही है। जैसे फिजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं फिजिबिलिटी का मतलब समझाऊं तो आप यहीं से समझ सकते हैं। मैंने अभी जो रिएक्शन आप लोगों को 2 लिख के दिखाए थे, यहाँ पे देखिए ये पहला जो रिएक्शन है, ये जहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्शन कर रहे हैं और जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, ये रिएक्शन तो हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है ना, इसकी फिजिबिलिटी है। लेकिन जो सेकंड रिएक्शन है जो उल्टा है, कॉपर जिंक सल्फेट का रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन हो नहीं रहा, तो दिस इज नॉट फिजिबल। तो अभी हम यही चेक करेंगे कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फिजिबिलिटी कैसे पता कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये है कि हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, ईएमएफ ही निकालेंगे। तो ईएमएफ निकालने का तरीका मैंने बताया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जैसे कि यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, निकल लिया गया और कॉपर लिया गया है। दोनों की वैल्यूज पुट की है हमने, एक को हमने कैथोड बनाया, दूसरे को एनोड बनाया। इस तरीके से रिएक्शन हमने किया और फिर हमने इसकी ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाली सेल की। कैसे निकाली, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो -0.25 और माइनस जो है 0.34 वोल्ट। तो दोनों को जब इनमें से ये वैल्यूज पुट करके वैल्यू निकाली गई तो आंसर कितना आ रहा है, -0.59। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो ईएमएफ की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अगर ये रिएक्शन ऐसा होता कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आएगी तो वो क्या होंगे, वो रिएक्शन क्या है, दे आर फिजिबल। वो रिएक्शन जो है वो फिजिबल होंगे। और अगर वैल्यू नेगेटिव है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब वो रिएक्शन होंगे ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम फिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 5 एप्लीकेशंस हैं। जल्दी से इनको एक बार फिर से समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जब हम किसी भी मेटल को उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हमारे पास एप्लीकेशंस क्या है जो अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड और नॉट, कि कोई भी जो मेटल है वो उसके डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस निकालेगा या नहीं निकालेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद हैं या जिनकी वैल्यू नेगेटिव है, वो सभी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और वो सभी इलेक्ट्रोड्स जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है या जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखी, वो क्या है, टू प्रेडिक्ट एनोड एंड कैथोड। एक कोई भी मेटल जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होगी, वो एनोड की तरह काम करेगा,
रिडक्शन करेगा, सॉरी ऑक्सीडेशन करेगा, और वो मेटल जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमेशा एनोड की तरह काम करेगा, सॉरी कैथोड की तरह काम करेगा, और उस पर क्या होगी हमेशा रिडक्शन। तो लोअर वैल्यू वाला जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लोअर होगी वो एनोड, उस पर ऑक्सीडेशन होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो काम करेगा कैथोड की तरह, और उस पर क्या होगी रिडक्शन। अब ईएमएफ निकालना, ईएमएफ निकालने का तरीका सिंपल है हमारे पास, ई सेल जो है ई कैथोड माइनस ई एनोड, आप सेल बनाइए, कैथोड को पहचानिए, एनोड को पहचानिए। ई सेल कैसे निकलेगा आप, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड है वो कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दीजिए और आपके पास सेल की ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगी। अब प्रेडिक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिंपल सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है, वो सारे एलिमेंट्स जो टॉप पर मौजूद हैं या जिनकी वैल्यूज़ नेगेटिव है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो सीरीज़ में नीचे हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब ध्यान ये भी रखिएगा कि जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फाइनली हमारे पास हमने देखा कि अगर एक मेटल हो और एक मेटल का सॉल्ट हो तो उसमें रिएक्शन होगी या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद होता है वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो और इसका उल्टा नहीं होता, इसका मतलब कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे मौजूद है वो अपने से ऊपर वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। पांचवी जो फाइनल एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो कौन सी है, दैट इज़ टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी, यानी कोई रिएक्शन होगा या नहीं वो हम जांच सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना, हमने सेल की ईएमएफ निकालनी है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं होगा। अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, ईएमएफ की या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एंड इट्स एप्लीकेशन। आई एम श्योर आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।